आइए हम लोग वृत्त के बचे हुए भाग को कंप्लीट करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स अभी बाकी रह गए थे जिनको आज मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ये वृत्त का सेंटर हो, सर्किल का सेंटर हो और ये कोई पॉइंट P है जिस पर एक टेंजेंट खींचा गया है, जिसको हम लोग हिंदी में स्पर्शी कहते हैं, तो इस सेंटर से अगर जो इस टेंजेंट के पॉइंट को मिलाया जाए तो ये परपेंडिकुलर होता है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, मतलब ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2 इसी तरीके से मेंशन करते हैं। ये क्या है? तो ये अगर जो सर्किल है और ये AB एक कार्ड है, जीवा है, तो इस पॉइंट पर अगर जो टेंजेंट खींचा जाए तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा थीटा। ये एंगल बनेगा थीटा। इस टेंजेंट को हम लोग T सपोज कर लेते हैं। अगर जो ये थीटा बन रहा है तो ये थीटा क्या क्या मतलब किसके किसके इक्वल होगा? मान लिया जाए कि ये अगर जो सेंटर O है तो ये जो सेंटर O है वो इस थीटा के 2 टाइम्स के बराबर होगा। ये कहा जाता है कि अगर जो ये पॉइंट A है और यहाँ पर एक पॉइंट P सपोज कर लिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी थीटा होगा। कहा यह जाता है कि एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं, एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। इसको अल्टरनेट सेगमेंट एंगल बोला जाता है। तो इस तरीके से ये थीटा और ये 2 टाइम्स थीटा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमारे सामने आया कि ये एक सर्किल है, ये जीवा है AB कार्ड और ये इस पर टेंजेंट है और यहाँ पर एक एंगल बना है जो कि 60 डिग्री का है। पूछ रहा है कि ये सेंटर O है तो ये एंगल कितने डिग्री का है। इसमें बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये एंगल कितने डिग्री का है। ये अगर जो 60 है तो ये 2 टाइम्स 60 यानी 120 डिग्री के इक्वल होगा। अगर जो मान लीजिए यही यहाँ पर मिला करके और ये पूछ लेता कि ये एंगल P कितने डिग्री का है, तो ये अगर जो 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ये थोड़ा समझने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी तरीके से है। पॉइंट 3 इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। इस पॉइंट में क्या होगा कि मान लीजिए कि इस तरीके का एक सर्किल हमारे पास मौजूद हो और ये एक टेंजेंट हो। पहले तो ये एक कार्ड हम खींच लें जो वही AB है और फिर इस पर एक टेंजेंट T खींच लिया। कह क्या रहा है कि ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का है। ये एंगल Q है। ये पूछ रहा है कि ये कितने डिग्री का होगा। ये एंगल Q है जो पूछ रहा है कि कितने डिग्री का होगा। इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस में ये है कि सबसे पहले हम इसका सेंटर अगर जो O दे रखा हो तो इसको मिला लें और फिर इसको मिला लें। तो इसको मिलाएंगे तो ये अगर जो 60 डिग्री का है तो ये 120 का हो जाएगा। ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 का हो जाएगा। फिर भी अभी ये हमको फाइंड ना करना था, लेकिन मान लीजिए अगर जो ये पूछा होता तो 120 डिग्री हो जाता। फिर हम क्या करेंगे, एक और पॉइंट यहाँ पर मिलाते हैं और इस पॉइंट P, इसको हम पॉइंट P नाम देते हैं, इसको भी मिला लेते हैं। तो ये अगर जो 60 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास एक चतुर्भुज मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। और ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम लोग
चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। यानी इस चक्री चतुर्भुज में अगर जो इसको मेंशन करा जाए तो कैसे पढ़ा जाएगा, AQBP एक चक्री चतुर्भुज है। और चक्री चतुर्भुज की खासियत ये होती है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका सम 180 डिग्री का होता है। ऐसे कंडीशन में ये अगर जो थीटा निकाला जाए तो ये 180 माइनस 60 डिग्री का मतलब 120 डिग्री का होगा। ये एक आंसर हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा यहाँ पर चक्री चतुर्भुज को मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये चक्री चतुर्भुज होता क्या है, क्या होता है भाई। अगर जो ये एक सर्किल हो और इस पर 4 पॉइंट हों, A B C D और ये इसका सेंटर O हो, तो इसमें क्या फीचर मिलते हैं इसके, तो एंगल A प्लस एंगल C मिला के होता है 180 डिग्री। अगेन एंगल B प्लस एंगल D ये मिला के होता है 180 डिग्री। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये होता है कि चक्री चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जो कि किसी वृत्त के परिधि पर 4 बिंदुओं को मिलाने से बनता है। मान लीजिए इस तरीके का एक सर्किल दे दे और यहाँ पर 4 बिंदु ऐसे मिला दे और कहे कि क्या यह एक चक्री चतुर्भुज है, क्या यह एक चक्री चतुर्भुज है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यह वृत्त पर 4 बिंदुओं को मिलाने से नहीं बना है, बल्कि वृत्त के अंदर 2 बिंदु हैं जिनको मिलाने से यह बना है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि चक्री चतुर्भुज के लिए वृत्त पर 4 बिंदु हों और उनको मिलाने से ही यह चतुर्भुज बना हो। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग चक्री चतुर्भुज कहते हैं। अगर जो आप लोग इसको लिख लिए हो तो मैं इसको मिटा दूं और कुछ पॉइंट्स उस पर बताता हूं जो कि जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। एक पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हो, ये सर्किल है, ये A B C D, ये थीटा हो, ये इसको थीटा मानिए और इसको 2 थीटा, इसको जो है अल्फ़ा और इसको 3 अल्फ़ा। पूछ क्या रहा है कि एंगल A कामा एंगल B एंगल C एंड एंगल D किस किस माप के हैं। तो बहुत सिंपल सा है सॉल्यूशन में आप लोग क्या करेंगे भाई, तो हम जानते हैं कि जो सम्मुख कोण होते हैं या आमने सामने के जो कोण होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। तो 2 थीटा प्लस थीटा मिला के हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 3 थीटा इजकल टू हो गया 180। तो थीटा इजकल टू आ जाएगा 180/3, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 60 डिग्री। तो इस हिसाब से ये जो एंगल B है, एंगल B कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का। एंड एंगल D ये 2 टाइम्स थीटा है, यानी 2 × 60 का मतलब हो गया 120 डिग्री। ये इस तरीके से निकल जाएगा। फिर एक अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा और प्लस 3 अल्फ़ा ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो 4 अल्फ़ा इजकल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा इजकल टू क्या निकलेगा, तो 180/4। ऐसे कंडीशन में 4 चौको 16 बच गया 2, 4 पचे 20। तो अल्फ़ा का वैल्यू आया 45 डिग्री। तो हम देखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर जो एंगल A की बात हो तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का। एंड एंगल C कितने का हो जाएगा, तो 45 × 3 ये हो जाएगा 135 डिग्री का। ये आंसर हो जाएगा। अगर जो आप लोग इसको लिख चुके हो तो मैं इसको भी मिटा करके और हम लोग अब उस पॉइंट पर चलेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग जो है आज पढ़ेंगे मेंसुरेशन का ही पोर्शन है। तो मेंसुरेशन में जो है हम लोग आज आयत एवं वृत्त के जो रिलेशन होते हैं इससे संबंधित प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। कैसा कैसा रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्त है
और ये एक आयत के अंतर्गत निर्मित है। इस पर प्रश्न कैसे कहता है, प्रश्न क्या कहता है, अगर जो ये L है और ये इसका B है तो ये कहता क्या है कि एक आयत के अंदर अधिकतम व्यास का वृत्त निर्मित है। क्या है भाई, क्या लिखा है, लिखा है एक आयत के अंदर अधिकतम व्यास का वृत्त निर्मित है। तो इसका व्यास क्या होगा, तो जो अगर जो इसको O मान लिया जाए और ये इसका सेंटर हो तो इसका जो व्यास डायमीटर जो होता है वो डायमीटर जो है इस B के बराबर होता है, और जो डायमीटर होता है ये इसका रेडियस हो गया। तो 2 टाइम्स R जो है वो B के इक्वल होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाता है, B/2 हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि एक आयत है जिसकी लंबाई जो है, एक आयत है, थोड़ा छोटा बनाते हैं चित्र, एक आयत है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर है। इसको हम साफ कर देते हैं किनारे वाले को। ये ABCD करके एक आयत बना है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है इसकी 14 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है क्या कि एक आयत के अंदर निर्मित अधिकतम व्यास का एक वृत्त है। इस वृत्त का परिधि, पहला पॉइंट क्या है, इस वृत्त का परिधि, और दूसरा पॉइंट है इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस वृत्त का क्षेत्रफल भी हम लोग को फाइंड करना है और परिधि भी फाइंड करना है। तो कैसे इसका सलूशन निकलेगा, सलूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि ये इसका डायमीटर हो जाएगा और डायमीटर है तो ये रेडियस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2R है ये 14 सेंटीमीटर के बराबर है, तो R इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। R अगर जो 7 सेंटीमीटर आया तो इसका परिधि हम जानते हैं क्या होता है, 2πr होता है, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो है इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल एरिया मतलब क्या हो गया, πr स्क्वायर का मतलब 22/7 इंटू R का मतलब 7 का स्क्वायर। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, और चूंकि एरिया जो होता है इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो आप लोग इसको सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ये एक हमारा आंसर हो गया। ऐसे प्रश्न भी हम लोग को पेपर में मिलते हैं। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट मान लीजिए कुछ इस तरीके से बन गया, ये भी पॉइंट ही इसको समझें, क्वेश्चन इस पर अभी हम बता देंगे क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्किल है और ये इस बार जो है ABCD, ये एक आयत के 4 बिंदुओं को मिलाने से बना है, ये सर्किल निर्मित है। पूछता क्या है कि इस सर्किल का परिधि और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक वही प्रश्न है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि ये अगर जो L है और ये B है तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिल जाएगा कि हम इसका डायमीटर पहले फाइंड कर लेंगे। जो इस आयत का विकर्ण होगा, जो विकर्ण होगा आयत का, यह विकर्ण जो है वो वृत्त के व्यास के इक्वल होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम AC अगर जो निकालें तो AC स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को याद होगा कि कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग, और लंब नहीं, इसमें कर्ण का वर्ग जो है वो एक तरीके से ऐसे समझिए, हाँ वही लंब और जो है आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी AC हम निकाल लें तो ये रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकल के आएगा। और अगर जो AC निकलेगा
तो इसका आधा कर देंगे, ये अगर जो सेंटर होगा ओ, तो ये हमारा रेडियस निकल जाएगा। रेडियस निकल जाएगा तो हम इसका परिधि और क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग वैसे एक प्रश्न को करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ये एक वृत्त है और वृत्त के अंदर जो है एक आयत बना हुआ है। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई अगर जो यह आयत बन रहा है ना, तो आयत बनने का मतलब यह हुआ कि इसके विकर्ण जो होंगे उसी पर इसका सेंटर होगा, यानी वह व्यास का ही काम करेगा। ऐसा संभव नहीं है कि हम एक आयत बना लें और वह जो है उसके विकर्ण जो है उसके व्यास के रूप में काम न करें, ऐसा नहीं बन सकता है, क्योंकि वो बनाएंगे तो फिर छोटा हो जाएगा, वो समांतर चतुर्भुज या कुछ और बन जाएगा, वो आयत नहीं बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर की है। तो हमको क्या करना है, तो पूछ क्या रहा है, तो इस वृत्त का परिधि पूछा है और दूसरा क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होगा। ये दो प्रश्न है हमारे पास। हमको करना क्या होगा, तो हम पहले इसको मिला लें, तो मिला लेंगे तो हमको d मिल जाएगा। d का मतलब डायमीटर, यानी इसका व्यास मिल जाएगा। व्यास मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 36, ये मिला के होता है 100। ये हो गया, ये सॉरी d स्क्वायर होगा ये, तो d स्क्वायर बराबर 100 आया। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100, यानी d इक्वल टू कितना आया, 10 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में ही सपोज किया कि 10 सेंटीमीटर आया। तो अगर जो 10 सेंटीमीटर आया और अगर जो ये वो है, तो r बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना आया, 5 सेंटीमीटर आया। तो ऐसे कंडीशन में अगर जो इसका परिधि निकालना हो, तो परिधि हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पाई r, यानी 2 इंटू पाई को पाई रहने दीजिए, 2 पाई इंटू आर का मतलब 5 रख लीजिए, तो हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर। ये एक आंसर हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट, इसका एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई, आर का मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं। कभी कभी ऐसा कहता है, इस तरीके से एक प्रश्न देता है कि 154 सेंटीमीटर लंबे तार को 154 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त बनाया जाता है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। तो ये बहुत सिंपल सा होता है। सोल्यूशन इसका कैसे हम करते हैं भाई, इसका सोल्यूशन करते हैं। ये मान लीजिए कि ये 154 सेंटीमीटर का तार था, इसको मोड़ करके मोड़ दिया गया, तो ये परिधि तो बनेगा, परिधि तो बनेगा। इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परिधि है ये तार के इक्वल होगी। तो परिधि अगर जो तार की लंबाई होगी, अगर जो ये तार की लंबाई के इक्वल है, तो परिधि हमारा 2 पाई आर होता है। अगर जो ये आर मान लिया जाए तो ये 2 पाई आर, और ये हो गया 154 सेंटीमीटर। तो 154 सेंटीमीटर आया, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 154/2, पाई का मतलब 22/7। इसको 11 से काटते हैं, 11 दूना 22,
11 करने का 11 4 44 हो गया, और ये काट दें तो 2 सत्ते 14 हो गया। तो r इजकल टू हमारे पास 749/2 सेंटीमीटर आया। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल इजकल टू जो है इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 और आर स्क्वायर का वैल्यू 49/2 इंटू 49/2। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो गुणा कर लेंगे जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिख लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न इस पर बनते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग जो है आयत और वृत्त से संबंधित प्रॉब्लम्स को पढ़े। अब हम लोग जो है किसको पढ़ेंगे, तो हम लोग जो है पढ़ेंगे वर्ग एवं वृत्त। वर्ग एवं वृत्त, इस पर संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं पेपर में। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्किल है, ये ABCD, ये एक वर्ग है, मतलब स्क्वायर एंड सर्किल की बात की जा रही है, ये एक वर्ग है। तो इसमें जो इसका व्यास होगा, भाई ये सेंटर O हो गया इसका, तो जो व्यास होगा ना वो जो है वर्ग के भुजा के बराबर होगा। जो डायमीटर होगा वह इक्वल होगा साइड ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग के भुजा। इसी से संबंधित प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और इनको हम लोग को फाइंड करना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रश्न पूछा, क्या पूछा, इसी को हम मान लेते हैं, इसको क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि ये इसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर की, इसका जो है ये 14 सेंटीमीटर का इसका भुजा दे रखा है। ये चीज़ हो गई 14 सेंटीमीटर की इसकी भुजा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, तो जो इसका डायमीटर होगा, इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है, इसमें प्रश्न पूछ रहा है इसका परिधि, पहला पॉइंट, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। सॉल्यूशन करते समय हम ध्यान रखेंगे क्या, कि जो इसका डायमीटर होगा वो D होगा 14 के इक्वल, तो R हो जाएगा 7 के इक्वल, और R अगर जो 7 आया तो परिधि हम जानते हैं कि परिधि 2πr होती है, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू R का मतलब 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर जो क्षेत्रफल की बात है तो ये πr स्क्वायर, यानी पाई का मतलब 22/7, R स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15 ये आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग हल कर लेंगे। इसमें कुछ खास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि ये एक सर्किल, बड़ा नहीं छोटा ही बनाया जाए, ये एक सर्किल है और ये जो है वर्ग के अंदर निर्मित है। एक सर्किल जो है वो एक वर्ग ABCD के अंदर निर्मित है और इसकी भुजा जो है A माप की है। तो कह क्या रहा है कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम देख क्या रहे हैं, तो ये एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक सर्किल निर्मित है।
तो होगा क्या कि अगर जो ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और उसमें से ये सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, अलग से निकाल लिया जाए सर्किल का क्षेत्रफल। अगर जो वर्ग के क्षेत्रफल से ये सर्किल का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो ये जो शेडेड रीजन है वो निकल करके आ जाएगा। तो सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा भाई, बहुत ध्यान से सुनिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का वर्ग, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, और इसी में जो है माइनस वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, अगर जो इसका रेडियस आर माना गया होता तो। लेकिन अब तो जरूरी है ना कि ये रेडियस आप फाइंड कैसे करेंगे, तो ये रेडियस फाइंड करने का तरीका ये है भाई कि अगर जो ये वर्ग है और ये सर्किल है तो ये कितना होगा, तो भाई ये अगर जो ए है ना तो ये आर ए बाई टू होगा, क्या होगा, आर ए बाई टू। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस पाई और ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस पाई इंटू ए स्क्वायर बाई 4। तो अगर जो हम ए स्क्वायर का मान लें तो आ जाएगा 1 माइनस पाई बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो जाएगा। ये हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हुआ। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट दे रखा हो और क्या कहे कि ये एक स्क्वायर है, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। स्क्वायर के क्या नहीं क्या है कि ये जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं, ध्यान से देख लीजिए, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं और इनको इस तरीके से मिला दिया गया है। ठीक है, इसको इस तरीके से मिला दिया। पूछ क्या रहा है कि ये जो एरिया है इस एरिया को आप फाइंड करिए, यानी इसमें भी जो है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पूछा है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे भाई, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको कुछ करना नहीं है, इसको समझना है हम लोग को। अगर जो इसको हम लोग समझ लें, जैसे मान लीजिए कि इसमें ऑलरेडी मेंशन होता है ना कि ये जो भुजा है इसकी ए सेंटीमीटर की दे रखी है, ए सेंटीमीटर की भुजा है दे रखी है, तो इसको हमको फाइंड करना है। तो ये करना क्या है कि अगर जो इसको हम समझें तो ये हिस्सा जैसे मान लीजिए कि इसको बनाया जाए यहाँ पर ऐसे समझने के लिए, इस हिस्से को हम बनाते हैं तो ये इतना फॉर्म हो जाएगा, ये वाला है कि नहीं, ये इतना फॉर्म हो जाएगा। और फिर जो है फिर इस हिस्से को बनाते हैं तो ये ऐसे है तो ये इतना फॉर्म हो जाएगा। इस हिस्से को बनाते हैं ये वाला हिस्सा तो ये यहाँ आ जाएगा, और अगर जो इस हिस्से को बना दे तो ये यहाँ बन जाएगा, ये एक सर्किल बन जाएगा। और ये सर्किल किसके अंदर है, तो ये एक वृत्त के अंदर है। तो ठीक वही शेप हमारे पास आ जा रहा है, और जो बच रहा है ना ये वाला कोना कोना वाला हिस्सा, देखिए ये वाला, ये वही चीज़ है। तो हमको करना क्या है, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो फिर हम समझते हैं कि इस सर्किल का जो रेडियस होगा, इस सर्किल का जो बड़े वाले का बना है, ये a बाई 2 होगा, ये लेंथ, ये a बाई 2, ये भी a बाई 2। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन सेम चीज़ होगा, क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, तो वही हो जाएगा क्या, इसका क्षेत्रफल, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस जो ये जो सर्किल का क्षेत्रफल बन रहा था, ये वाला क्षेत्रफल बन रहा था, उसको घटा देंगे तो ये शेडेड रीजन ही बचेगा। तो ऐसे कंडीशन में ए स्क्वायर माइनस ये सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू ए बाई 2 का स्क्वायर। तो ऐसे ही कंडीशन में ए स्क्वायर माइनस पाई इंटू ए स्क्वायर बाई 4 होता, तो ये ए स्क्वायर का मान लिया जाता तो 1 माइनस पाई बाई 4 आ जाता, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। अगर जो सेंटीमीटर में मेजर है तो ये आंसर हो जाता है इसका भी। हमारे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर जो आ गया हो तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं।
चलिए, कभी कभी ये कहता है कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है जिसको हम बना रहे हैं, ये एक छोटा सर्किल है, इसको हम मिलाते रहें, ये हो गया, ये एक सर्किल है, ये भी एक सर्किल है, ये भी एक सर्किल है। थोड़ा समझिए क्या है सर्किल भाई। एक सर्किल हमारा ये है, ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक जो है स्क्वायर है, इसका सेंटर ओ है, सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है। इस स्क्वायर जो ये मेजरमेंट है ये ए है, ये मेजरमेंट क्या है, ए है। तो अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्या कि ये जो बड़ा वृत्त है और छोटा वृत्त है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, मतलब एक जो है ऐसा वृत्त है जो वर्ग के चारों कोनों को मिलाने से बना है, जो बाहर बाहर है वर्ग के, और एक जो है वर्ग के अंदर है। तो पूछ कह रहा है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका रेडियस निकाल लें। अगर जो हम इसका रेडियस निकालते हैं, देखिए छोटे वाले वृत्त का रेडियस, अगर जो ये हम लोग मान लेते हैं छोटे वाले वृत्त के रेडियस को r माने तो ये हो जाएगा a/2, और अगर जो बड़े वाले वृत्त के रेडियस को कैपिटल R माने तो ये होगा वर्ग का विकर्ण, जो ऐसे देखते हैं r हो जाएगा d/2, और r d/2 है। तो पहले हम d निकालेंगे, तो d क्या होगा हमारे पास, यानी जो डायमीटर हो क्या होगा, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, यानी d² = a²+a²। क्या लगाए हैं यहाँ पर भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो d हमारे पास आ जाएगा 2a² रूट में, यानी a√2, ये हमारा d आया। तो अगर जो ये d है तो यहाँ से अगर जो हम r निकालते हैं तो ये a√2/2 ये आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर जो छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग a1 माने तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये πr² मतलब कितना, a/2 का स्क्वायर। और अगर जो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग a2 माने तो a1/a2 बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई, और इसका r कितना है भाई, तो a√2/2 का वर्ग, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा a²/4, और नीचे क्या आ जाएगा, तो a²/2/4, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, यानी जो छोटे वृत्त और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो 1:2 के रेशियो में होगा। ये आंसर हमारे पास एक मिल जाएगा। इसको समझ लिए हो आप लोग तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन हाँ एक उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इसको लिखते हुए चलें, इसको रोकें नहीं। रोकने से जो है बाद में चीज़ें भूलती जाती हैं, जो फ़ायदेमंद नहीं रहता है। और कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का हो कि अभी सर्किल में कुछ ऐसे थ्योरम हैं जो बाकी हैं, तो उनको भी पढ़ा जाएगा जब ज्योमेट्री वाला पोर्शन पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ा देंगे। चूँकि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो उसी में मैंने सर्किल के कुछ पॉइंट बता दिए हैं, बस पूरे पॉइंट्स नहीं बताए हैं। तो हम लोग को लगता है जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट इसमें कुछ और पॉइंट 1-2 करके कर दें और इसमें लिख दें यदि
किसी वर्ग की भुजा को x प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये ऑलरेडी मैंने बताया भी है कई बार। सॉल्यूशन करते समय क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि इजकल टू, ध्यान रखिएगा, हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100%। ये आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रश्न यह लिखा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा ए को जो है 25% नहीं 100% बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया, 100% बढ़ा दिया गया, तो इसका एरिया में प्रतिशत वृद्धि कितना प्रतिशत इसका क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, ये 100% बढ़ा है तो 2 × 100 प्लस 100 स्क्वायर अपान 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 × 100 200 और प्लस 100 जोड़ देंगे तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा भाई, 300% बढ़ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इसी में थोड़ा सा और हम लोग पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कहता है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को पहले x% बढ़ाया गया, पुनः x% घटा दिया गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ या घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब कोई भुजा पहले ही बढ़ाया जाए और फिर बाद में उसको उतने ही प्रतिशत घटा दिया जाए तो ये तय है कि उसमें हर हालत में उतने ही प्रतिशत की मतलब कुछ न कुछ कमी हो जाती है। तो इसमें कमी होती है, ये ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन आप लोगों का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखिए, अगर जो हम लोग इसको समझते तो इसमें लिखते क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी। जैसे तो ये क्या होता है भाई, तो पहले बढ़ा है तो x, फिर बाद में घटा है -x, और घटा बढ़ा है इसलिए -x² अपान 100%, इससे ये कैंसिल हो जाता है, यानी -x² अपान 100%। माइनस सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कमी होगी, यानी x² अपान 100% की कमी हो जाएगी। ये इसका आंसर होता है। जैसे अगर जो हम लोग मान लें कि इसको हम इस तरीके से लिखें कि इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग भी लिखते चलिए, इसलिए इतना धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ये एक वर्ग है, ये इसकी साइड है ए को पहले क्या किया तो 25% बढ़ाया, पुनः जो ए है इसको 25% घटा दिया, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी।
और ये आपके पास ऑप्शन दे रखा हो ABCD, क्या दिया हो 25% की वृद्धि, 25% की कमी, कोई परिवर्तन नहीं, और एक ऑप्शन दे रखा हो 6.25% की कमी। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आप क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन करते तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में ऐसी स्थिति में हर हालत में कमी होता है, हर हालत में कमी होता है। तो कमी क्या होगा, कई लोग तो मार देते हैं कोई परिवर्तन, कमी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें कमी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो एरिया में प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी भाई, तो वही मैंने बताया है x² यानी 25 का स्क्वायर बाई 100% की कमी होगी। 25 का स्क्वायर होता है 625 बटा 100 यानी प्रतिशत, यानी ये चला जाएगा 6.25% की कमी। ये याद रखिएगा, ये इसका आंसर होगा 6.25% की कमी। चलिए ठीक है, अगर जो ये आप लोग लिख चुके हो तो मैं इसको भी साफ कर दूं। और मेरे ख्याल से ये वर्ग, आयत और वृत्त से संबंधित प्रॉब्लम्स जो थे मैंने इनका सलूशन बताया। और भी 1-2 प्रश्न होंगे, उनको आप लोग किताबों से देख के हल करिएगा। अगर जो नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पढ़ाए हुए इस लेक्चर से फ़ायदा होगा। आप लोग इतना ज़रूर करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि लोग जो है इसको पा सकें और वो भी हम लोगों के साथ जुड़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।